हेलो एंड वेलकम टू क्विडनंक। आज इस ऑडियो बुक में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पैक्टफुल लॉ जो हर वर्किंग वुमेन की सेफ्टी और डिग्निटी के लिए बना है। द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। क्या आप जानते हैं कि ये एक्ट कैसे बना? ये एक सिंपल कानून नहीं है बल्कि एक लंबे स्ट्रगल का नतीजा है जिसपे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी, विशाखा गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस तब बनी जब राजस्थान की एक ग्रास रूट वर्कर भवरी देवी को इंसाफ की तलाश में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। ये एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं है, ये हर वुमेन की बेसिक ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की सुरक्षा कवच है। आर्टिकल 14, 15 एंड 21 के तहत एक वुमेन के राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लिव विद डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। ये इंश्योर करता है कि कोई भी औरत वर्कप्लेस पर अपनी सेफ्टी और इज्जत को कॉम्प्रोमाइज किए बिना काम कर सके। इस ऑडियो बुक में हम सेक्शन बाय सेक्शन समझेंगे ये एक्ट कैसे काम करता है, क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एम्प्लॉयर्स की, और कैसे एक विक्टिम अपनी कंप्लेंट को रिड्रेस कर सकती है। So let's get started on this journey of understanding the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013. सबसे पहला स्टेप है एक्ट का नाम, इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन और इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इस एक्ट को ऑफिशियली कहा जाता है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये एक्ट पूरे भारत में लागू होता है। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। इस एक्ट में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स डिफाइन की गई है जो इसकी प्रोविजंस को समझने के लिए जरूरी है। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। एग्रीव्ड वुमेन, ये टर्म किसी भी ऐसी महिला को रेफर करता है जो वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करती है। ये महिला किसी भी एज की हो सकती है, चाहे वो वहां पर एम्प्लॉयड हो या नहीं हो। एम्प्लॉयर वो इंसान है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट और सुपरविजन हैंडल करता है। ये प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, एनजीओज और इवन हाउस होल्ड को इंक्लूड करता है जहां डोमेस्टिक वर्कर्स एम्प्लॉयड है। वर्कप्लेस का स्कोप काफी ब्रॉड है। ये इंक्लूड करता है गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, इंस्टीट्यूशनल, इवन वो जगह जहां एक एम्प्लॉय अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल करता है। इसका मतलब कि हर जगह जहां एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करता है इस एक्ट के अंडर कवर है। सेक्सुअल हरासमेंट, ये टर्म किसी भी ऐसे अनवांटेड बिहेवियर को डिफाइन करता है जो सेक्सुअल नेचर का हो। एग्जाम्पल, इट इंक्लूड्स फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस, सेक्सुअल फेवर्स का डिमांड, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, पोर्नोग्राफी देखना, या कोई भी अनवांटेड वर्बल, नॉन वर्बल या फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये डेफिनेशंस एक्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हर स्टेक होल्डर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 3 के बारे में, जो सेक्सुअल हरासमेंट के प्रिवेंशन से रिलेटेड है। ये सेक्शन एक्सप्लिसिटली कह रहा है कि कोई भी वुमेन को वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट का सामना नहीं करना चाहिए। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी महिला को किसी भी वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट नहीं भुगतना पड़ेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर स्टेटमेंट है जो वर्कप्लेस की सेफ्टी और रिस्पेक्ट की प्रायोरिटी देता है। सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि किसी टाइप की सिचुएशन को सेक्सुअल हरासमेंट के रूप में ट्रीट किया जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स दी गई है जो सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन करती है। फर्स्ट, अगर एक एम्प्लॉयर या कलीग एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली किसी महिला को अपने एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने का प्रॉमिस करे तो ये सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। सेकंड, अगर कोई एम्प्लॉयर या कलीग किसी महिला को अपने काम या एम्प्लॉयमेंट में कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस या थ्रेट दे तो भी ये सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आता है। थर्ड, अगर एक महिला के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को लेकर कोई थ्रेट दिया जाता है, चाहे प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो भी ये सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट होता है। फोर्थ, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के काम को इंटरफेयर करे या उसके लिए इंटिमिडेटिंग, ऑफेंसिव या हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है तो भी ये हरासमेंट है।
फिफ्थ, अगर किसी महिला को उसके हेल्थ या सेफ्टी को अफेक्ट करने वाला ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है तो भी यह सेक्सुअल हरासमेंट का पार्ट है। ये सेक्शन हर वुमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए है और ये इंश्योर करता है कि उन्हें किसी भी तरह का ऑफेंसिव, डिसरिस्पेक्टफुल या थ्रेटनिंग बिहेवियर ना झेलना पड़े। इसका मेन फोकस हर वर्क प्लेस में एक सेफ और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट करने का है, जहाँ वुमेन अपने काम को बिना किसी फियर के कर सके। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 की, जो वर्कप्लेस पर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाने की प्रोसेस और स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ये कमेटी इंश्योर करती है कि हरासमेंट के केसेस को इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके और अफेक्टेड वुमेन को जस्टिस मिले। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 फॉर्मेशन ऑफ आईसीसी। हर एम्प्लॉयर को अपने वर्कप्लेस के लिए एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी एक ऑर्डर एंड राइटिंग के थ्रू कंस्टिट्यूट की जाएगी। अगर वर्कप्लेस के ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अलग अलग जगहों पर लोकेटेड है तो हर यूनिट के लिए एक सेपरेट इंटरनल कमेटी बनानी होगी। सबसेक्शन 2 कमेटी का कंपोजिशन। आईसीसी के मेंबर्स का नॉमिनेशन एम्प्लॉयर करेगा। ये मेंबर्स होंगे, फर्स्ट, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो सीनियर लेवल पर एम्प्लॉयड एक वुमेन होगी। अगर सीनियर लेवल पर कोई वुमेन एम्प्लॉय अवेलेबल ना हो तो नॉमिनेशन दूसरे ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या डिपार्टमेंट से किया जाएगा। सेकंड, कम से कम 2 मेंबर्स होंगे जो एम्प्लॉयज में से नॉमिनेट किए जाएंगे। ये मेंबर्स प्रेफरेबली वुमेन के कॉज के लिए कमिटेड होने चाहिए या जिन्हें सोशल वर्क का एक्सपीरियंस हो या जो लीगल नॉलेज रखते हो। थर्ड, एक मेंबर किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे एसोसिएशन से होगा जो वुमेन के इश्यूज और हरासमेंट के मैटर्स के साथ फैमिलियर हो। एक जरूरी कंडीशन ये है कि कमेटी के टोटल मेंबर्स का आधा हिस्सा वुमेन का होना चाहिए, मतलब आधे मेंबर्स वुमेन होनी चाहिए उसमें। नाउ सबसेक्शन 3 टेन्योर ऑफ मेंबर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मेंबर्स का टेन्योर उनके नॉमिनेशन के डेट से लेकर मैक्सिमम 3 साल तक होगा, जो एम्प्लॉयर स्पेसिफाई करेगा। सबसेक्शन 4 फीस फॉर एनजीओ मेंबर्स। एनजीओ या एसोसिएशन के मेंबर्स को एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोसीडिंग्स अटेंड करने के लिए कुछ फीस या अलाउंसेस दिए जाएंगे। सबसेक्शन 5 ग्राउंड्स फॉर रिमूवल। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर या किसी मेंबर पर ये एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो उन्हें कमेटी से रिमूव कर दिया जाएगा। अगर उन्होंने सेक्शन 16 की प्रोविजंस का वायलेशन किया हो, अगर किसी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड हो या उसके अगेंस्ट इंक्वायरी पेंडिंग हो, अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में गिल्टी पाए गए हो या उनके अगेंस्ट इंक्वायरी पेंडिंग हो, अगर उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया हो जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो, अगर किसी मेंबर को रिमूव किया जाता है तो उसकी जगह नए मेंबर का नॉमिनेशन इसी सेक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ये सेक्शन बेसिकली इंश्योर करता है कि आईसीसी के स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट हो और उसमें कैपेबल और एथिकल मेंबर्स हो। चलिए अब समझते हैं सेक्शन 5 और सेक्शन 6 जो वर्कप्लेस हरासमेंट के केसेस के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म डिफाइन करते हैं। सेक्शन 5 नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। इस सेक्शन के तहत अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रूप में नोटिफाई करे। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को एम्पावर करता है कि वो इस एक्ट के अंडर अपने पावर्स एक्सरसाइज करे और अपने फंक्शंस डिस्चार्ज करे। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कमिटी। हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कमिटी बनानी होगी जिसे लोकल कमिटी कहा जाएगा। ये लोकल कमिटी उन केसेस को हैंडल करेगी जहां इंटरनल कमिटी एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे उन एस्टैब्लिशमेंट्स में जहां 10 से कम वर्कर्स है या फिर जब कंप्लेंट खुद एम्प्लॉयर के खिलाफ हो। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि छोटी एस्टैब्लिशमेंट या स्पेशल केसेस में भी वुमेन को हरासमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन और रिड्रेसल मिले।
सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 डेजिग्नेशन ऑफ नोडल ऑफिसर्स। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को हर ब्लॉक, तालुक, तहसील, वार्ड या म्युनिसिपैलिटी में एक नोडल ऑफिसर डेजिग्नेट करना होगा। ये नोडल ऑफिसर्स कंप्लेंट को रिसीव करेंगे और उन्हें 7 दिन के अंदर लोकल कमिटी को फॉरवर्ड करेंगे। सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकल कमिटी। लोकल कमिटी की ज्यूरिसडिक्शन पूरे डिस्ट्रिक्ट के उन एरियाज तक होगी जहां ये कमिटी कंस्टिट्यूट की गई है। ये दोनों सेक्शंस मिलकर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं जो इंश्योर करता है कि हरासमेंट केसेस को एफिशिएंटली हैंडल किया जाए, चाहे वर्कप्लेस छोटा हो या स्पेशल कंडीशंस में हो। अब हम समझते हैं सेक्शन 7 जो लोकल कमिटी के कंपोजिशन, टेन्योर और कंडीशंस डिफाइन करता है। इस सेक्शन की प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि कमिटी बैलेंस्ड और कॉम्पिटेंट हो। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कंपोजिशन ऑफ लोकल कमिटी। लोकल कमिटी के मेंबर्स का नॉमिनेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। इस कमिटी में ये मेंबर्स शामिल होंगे। चेयरपर्सन एक एमिनेंट वुमेन जो सोशल वर्क के फील्ड में प्रसिद्ध हो और वुमेन के कॉज के लिए समर्पित हो। मेंबर एक वुमेन जो ब्लॉक, तालुक, तहसील, वार्ड या म्युनिसिपैलिटी में काम करती हो। 2 मेंबर्स इनमें से कम एक वुमेन होनी चाहिए जो एनजीओ या एसोसिएशन से हो, जो वुमेन के कॉज में एक्टिवली इन्वॉल्व हो या सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज को समझती हो। इनके अलावा ये 2 मेंबर्स में एक एडिशनल क्राइटेरिया भी दिया गया है कि कम से कम एक नॉमिनी का लॉ या लीगल नॉलेज का बैकग्राउंड प्रेफर्ड है। एक नॉमिनी एसटी, एससी या ओबीसी या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है। इनके अलावा एक एक्स ऑफिशियो मेंबर, सोशल वेलफेयर या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हो। नाउ सबसेक्शन 2 टेन्योर ऑफ मेंबर्स। चेयरपर्सन और मेंबर्स का टेन्योर 3 साल तक का हो सकता है जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा। सबसेक्शन 3 ग्राउंड्स फॉर रिमूवल। अगर चेयरपर्सन या मेंबर के खिलाफ कोई सीरियस इश्यू सामने आए तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है। रिमूवल के रीजंस है सेक्शन 16 का वायलेशन, किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्शन या पेंडिंग इंक्वायरी हो, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में गिल्टी पाया गया हो या इंक्वायरी पेंडिंग हो, अपने पोजीशन का मिसयूज करके पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाए हो। जो वैकेंसी इस रिमूवल से क्रिएट होती है उससे नए नॉमिनेशन के द्वारा फिल किया जाएगा और ये प्रोसेस इसी सेक्शन का प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगा। सबसेक्शन 4 फीस और अलाउंसेस। क्लॉज बी और क्लॉज डी के मेंबर्स को छोड़कर बाकी चेयरपर्सन और मेंबर्स को लोकल कमिटी की प्रोसीडिंग्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड फी या अलाउंसेस मिलेंगी। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि कमिटी मेंबर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए फाइनेंशियली कंपेंसेट भी किया जाए। इस सेक्शन के प्रोविजंस एक इंक्लूसिव और अकाउंटेबल लोकल कमिटी बनाता है जो हर तरह के हरासमेंट केसेस को इफेक्टिवली हैंडल कर सके। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 जो एक्ट की प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंशियल फ्रेमवर्क और ऑडिट मैकेनिज्म डिफाइन करता है। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स दे सकती है। ये पैसे कमिटी मेंबर्स के फीस और अलाउंसेस के लिए दिए जाते हैं, दो सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 में मेंशन्ड है। अब स्टेट गवर्नमेंट ये ग्रांट्स एक स्पेसिफिक एजेंसी को ट्रांसफर करेगी। ये एजेंसी फंड्स को मैनेज करेगी और इंश्योर करेगी कि रिक्वायर्ड अमाउंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तक पहुंचाई जाए ताकि फीस और अलाउंसेस का पेमेंट हो सके। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 स्पेसिफाई करता है कि एजेंसी के अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए। ये ऑडिट स्टेट के अकाउंटेंट जनरल के कंसल्टेशन के थ्रू होगा। एजेंसी को अपने ऑडिटेड अकाउंट्स और ऑडिटर्स रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को एक स्पेसिफिक डेट तक सबमिट करनी होती है। तो सेक्शन 8 बेसिकली इंश्योर करता है कि फंड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट हो और कमिटी को स्मूथली रन करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हो। साथ ही फंड्स को यूजेज को ऑडिट के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और कोई भी मिसयूज ना हो।
अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 की, जो बताता है एक एग्रीव्ड वुमेन कैसे सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकती है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 कंप्लेंट फाइलिंग टाइम लाइन एंड प्रोसेस। अग्रीव्ड वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट के इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकती है। अगर इंसिडेंट एक सीरीज में हुए हैं तो लास्ट इंसिडेंट के बाद 3 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल करनी होती है। अगर वुमेन कंप्लेंट को लिखित रूप में नहीं दे सकती तो इंटरनल कमिटी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर या लोकल कमिटी का चेयरपर्सन या मेंबर उनकी लिखित कंप्लेंट बनाने में मदद करेगा। अगर किसी वजह से वुमेन 3 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकती तो इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी रिटन रीजंस रिकॉर्ड करके कंप्लेंट की टाइम लिमिट और 3 महीने तक बढ़ा सकती है। लेकिन ये एक्सटेंशन तभी मिलेगा जब कमिटी समझे कि सिचुएशन जेन्युइनली वुमेन के कंट्रोल के बाहर थी। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 कंप्लेंट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अगर एग्रीव्ड वुमेन कंप्लेंट खुद फाइल नहीं कर सकती तो फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी, डेथ या किसी और वजह से कंप्लेंट फाइल करना ना हो पाए तो उसकी तरफ से उनके लिए लीगल हायर्स या किसी और प्रिस्क्राइब पर्सन को कंप्लेंट फाइल करने का अधिकार है। ये सेक्शन ये इंश्योर करता है कि हर वुमेन को अपनी बात रखने का मौका मिले, चाहे इनकी सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। कंप्लेंट प्रोसेस को एक्सेसिबल और सेंसिटिव बनाने के लिए ये प्रोविजंस लाई गई है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 10, जो एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, कंसिलिएशन। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 इनिशिएटिंग कंसिलिएशन। अगर अग्रीव्ड वुमेन खुद चाहे तो इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी इंक्वायरी शुरू करने से पहले कंसिलिएशन का स्टेप्स ले सकती है। कंसिलिएशन के दौरान मॉनिटरी सेटलमेंट अलाउड नहीं है। अगर दोनों पार्टीज के बीच सेटलमेंट हो जाता है तो कमिटी उस सेटलमेंट को रिकॉर्ड करेगी या सेटलमेंट एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजा जाएगा अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए एज पर रिकमेंडेशंस। कमिटी सेटलमेंट की कॉपी एग्रीव्ड वुमेन और रिस्पोंडेंट को प्रोवाइड करेगी ताकि दोनों पार्टीज एग्रीमेंट की टर्म्स को क्लियरली समझ सके। अगर सेटलमेंट हो जाता है तो इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी फर्दर इंक्वायरी नहीं करती। ये प्रोसेस एग्रीव्ड वुमेन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए एक अर्ली रेजोल्यूशन का ऑप्शन देता है जो दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन ये भी इंश्योर किया गया है कि मॉनिटरी सेटलमेंट ना हो ताकि डिग्निटी ऑफ फेयरनेस मेंटेन रहे। चलिए समझते हैं सेक्शन 11, जो कंप्लेंट की इंक्वायरी प्रोसेस को डिफाइन करता है। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि हरासमेंट के एलिगेशंस का थोरो और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 इनिशिएटिंग इंक्वायरी। अगर सेक्शन 10 के सेटलमेंट टर्म्स फॉलो नहीं किए गए हो या सेटलमेंट नहीं हुआ हो तो इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी इंक्वायरी इनिशिएट करती है। इंक्वायरी का मेथड डिपेंड करता है। एम्प्लॉय केस में सर्विस रूल्स फॉलो किए जाएंगे अगर एप्लीकेबल हो। अगर सर्विस रूल्स नहीं है तो इंक्वायरी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। डोमेस्टिक वर्कर के केस में अगर प्राइमा फेसी केस है तो कंप्लेंट 7 दिन के अंदर पुलिस को फॉरवर्ड की जाएगी। पुलिस कंप्लेंट को सेक्शन 509 आईपीसी और एप्लीकेबल प्रोविजंस के तहत रजिस्टर करेगी। अगर दोनों पार्टीज एम्प्लॉय है तो इंक्वायरी के दौरान दोनों को हियरिंग का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। फाइंडिंग्स को कॉपी दोनों पार्टी को दी जाएगी जिससे वो अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सके। अगर रिस्पोंडेंट आईपीसी 1509 के तहत कन्विक्टेड होता है तो कोर्ट एग्रीड वुमेन को एप्रोप्रिएट कंपनसेशन देने का ऑर्डर कर सकती है एज पर सेक्शन 15। इंक्वायरी के लिए कमिटी को सिविल कोर्ट के सिमिलर पावर्स दिए गए हैं, जैसे समनिंग विटनेस और उनका ओथ पर एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन, कोई और मैटर जो भी अदर प्रिस्क्राइब्ड हो। इंक्वायरी प्रोसेस 90 डेज के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये सेक्शन एग्रीड वुमेन और रिस्पोंडेंट दोनों के लिए प्रोसीजरल फेयरनेस और स्पीडी रेजोल्यूशन का एश्योरेंस देता है। इसका फोकस है ट्रांसपेरेंट एंड बैलेंस्ड इंक्वायरी प्रोसेस पर, जो हर विक्टिम के लिए जस्टिस डिलीवर कर सके।
अगले सेक्शन में हम देखते हैं कि इंक्वायरी के बाद कमिटीज क्या एक्शन ले सकती है। सेक्शन 12 हमें बताता है कि जब इंक्वायरी चल रही हो और अगर एग्रीव्ड वुमेन रिटर्न रिक्वेस्ट करे तो इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी एम्प्लॉयर को कुछ एक्शंस रिकमेंड कर सकती है, जैसे ट्रांसफर ऑप्शन। एग्रीव्ड वुमेन या रेस्पोंडेंट का ट्रांसफर किसी दूसरे वर्क प्लेस पर किया जा सकता है। ग्रांटिंग लीव, एग्रीव्ड वुमेन को 3 महीने तक की लीव दी जा सकती है। अदर रिलीफ्स, कोई और प्रिस्क्राइब्ड रिलीफ भी दी जा सकती है अगर जो भी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हो। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 में दिया गया है कि जो लीव एग्रीव्ड वुमेन को यहाँ दी जाती है वो उसके रेगुलर लीव एंटाइटलमेंट के ऊपर होती है। जब इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी कोई रिकमेंडेशन देती है तो एम्प्लॉयर को उस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद एम्प्लॉयर को अपनी रिपोर्ट कमिटी के पास भेजनी होती है। अब हम समझते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 के अंदर जब इंक्वायरी कंप्लीट होती है तो इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी को अपने फाइंडिंग्स की एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। इस सेक्शन में इंक्वायरी के आउटकम के बाद के स्टेप्स दिए गए हैं। इंक्वायरी के कंप्लीशन के बाद इंटरनल या लोकल कमिटी अपने फाइंडिंग्स का रिपोर्ट एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सबमिट करती है। ये रिपोर्ट इंक्वायरी के कंप्लीशन के 10 दिन के अंदर कंसर्न पार्टीज के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। अगर कमिटी ये कंक्लूड करे कि एलिगेशन प्रूव नहीं हुआ तो वो रिकमेंड करेगी कि कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एलिगेशन प्रूव हो जाए तो कमिटी कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देती है, जैसे फर्स्ट, एक्शन फॉर मिसकंडक्ट। रिस्पोंडेंट के सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग उसके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट, मिसकंडक्ट का एक्शन लेना, या फिर अगर सर्विस रूल्स नहीं है तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एक्शन लेना होगा। सेकंड, कंपनसेशन टू एग्रीव्ड वुमेन। रिस्पोंडेंट की सैलरी या वेजेस से एक अप्रोप्रिएट अमाउंट डिडक्ट करके एग्रीव्ड वुमेन या उसके लीगल हेड्स को पे करना। स्पेशल केस में अगर रिस्पोंडेंट ड्यूटी पर नहीं है या एम्प्लॉयमेंट सीज कर दिया गया है तो उससे डायरेक्टली पेमेंट करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। अगर रिस्पोंडेंट पेमेंट नहीं करता तो कमिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के जरिए इस अमाउंट को लैंड रेवेन्यू एरियर के रूप में रिकवर करवा सकते हैं। एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिकमेंडेशन रिसीव होने के बाद 60 डेज के अंदर एक्शन लेना जरूरी है। सेक्शन 13 बेसिकली इंश्योर करता है कि इंक्वायरी के बाद हर नेसेसरी एक्शन लिया जाए, चाहे वो रिस्पोंडेंट की अकाउंटेबिलिटी हो या एग्रीड वुमेन की कंपनसेशन प्रोवाइड करना हो। Now section 14. This section focuses on situation where complaints of sexual harassment or evidence presented during an inquiry are found to be false, malicious or forged. This section ensures accountability while protecting genuine complaints from undue harassment. अगर लोग इंटरनल या लोकल कमिटी कंक्लूड करे कि एलिगेशन मैलिशियस है, कंप्लेंट जानबूझकर झूठी बनाई गई है या कोई फॉर्ज्ड या मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया है, तो वो एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिकमेंडेशन दे सकती है कि कंप्लेनेंट के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। इसका एक्शन का प्रोसीजर सर्विस रूल्स के हिसाब से या सर्विस रूल्स अगर नहीं है तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। अगर कंप्लेनेंट कंप्लेंट को सब्सटेंटिव करने में फेल होता है या एडिक्वेट प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर पाता तो इस वजह से ये एक्शन नहीं लिया जा सकता। एक्शन तभी लिया जाएगा जब मैलिशियस इंटेंट इंक्वायरी के बाद एस्टैब्लिश हो। अगर इंक्वायरी के दौरान कोई विटनेस झूठा एविडेंस दे या फॉर्ज्ड या मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करे तो कमिटी एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिकमेंड करेगी कि उस विटनेस के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। सेक्शन 14 का बेसिकली इंटेंट यह है कि कंप्लेंट्स और एविडेंस को लेकर एक फेयर और रीजनेबल अप्रोच बनाए रखे। झूठे या मैलिशियस कंप्लेंट जेन्युइन केसेस को अंडरमाइन करते हैं और इस प्रोविजन का इम्प्लीमेंटेशन इसी इम्बैलेंस को एड्रेस करता है। सेक्शन 15 में बताया गया है कि कंपनसेशन कैसे डिसाइड किया जाएगा, जो एग्रीव्ड वुमेन को दिए जाएंगे अंडर क्लॉज 3 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13।
ये कंपनसेशन उसके ऊपर होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट के इम्पैक्ट को एड्रेस करते हैं। कंपनसेशन तय करते वक्त ये सब फैक्टर्स देखे जाएंगे। फर्स्ट, मेंटल और इमोशनल इम्पैक्ट। एग्रीड वुमेन को जो मेंटल ट्रॉमा, पेन और इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है, उसका अंदाजा लगाकर कंपनसेशन डिसाइड किया जाएगा। सेकंड, करियर अपॉर्चुनिटीज का लॉस। सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से अगर उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज को लॉस हुआ है, जैसे प्रमोशंस या होना या रेजिग्नेशन देना, तो उसको भी कंपनसेट किया जाएगा। थर्ड, मेडिकल एक्सपेंस। अगर वुमेन को फिजिकल या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी हो, तो जो मेडिकल एक्सपेंस आया उसको भी कंसिडर किया जाएगा। फोर्थ, रिस्पोंडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन। रिस्पोंडेंट की इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाएगा ताकि कंपनसेशन प्रैक्टिकल हो और आसानी से पे किया जा सके। फिफ्थ, पेमेंट का मोड। ये डिसाइड किया जाएगा कि कंपनसेशन लंप सम में देना है या इंस्टॉलमेंट्स में। ये सारी फैक्टर्स इंश्योर करते हैं कि कंपनसेशन फेयर हो और विक्टिम को उसकी सफरिंग्स के लिए प्रॉपर जस्टिस मिले। सेक्शन 16 में ये कहा गया है कि कंप्लेंट, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स और रिकमेंडेशंस की डिटेल्स को किसी भी तरह से पब्लिक प्रेस या मीडिया के सामने पब्लिश नहीं किया जा सकता, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर आए या ना आए। ये सेक्शन कॉन्फिडेंशियल नेचर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, क्या क्या चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। सबसे पहले, जो कंप्लेंट सेक्शन 9 के अंदर फाइल की गई है, उसकी डिटेल्स किसी को भी पब्लिकली शेयर नहीं की जाएंगी। सेकंड, एग्रीड वुमेन, रिस्पोंडेंट और विटनेसेस के आइडेंटिटी और एड्रेसेस को भी पब्लिक के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। थर्ड, कंसिलिएशन और इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स की डिटेल्स किसी भी फॉर्म में पब्लिक या मीडिया के पास नहीं जाएंगी। फोर्थ, इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी के रिकमेंडेशंस और एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के एक्शंस भी कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। इनके भी कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं सेम प्रोविजन के अंदर। अगर इस एक्ट के अंदर जस्टिस दिया गया हो विक्टिम को, तो उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, लेकिन एग्रीड वुमेन और विटनेसेस के नाम, एड्रेस और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनकी आइडेंटिटी रिवील करे, वो डिस्क्लोज नहीं की जाएंगी। ये सेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि विक्टिम को प्राइवेसी मिल सके और उन्हें पब्लिक स्क्रूटनी से बचाया जा सके। अब हम बात करते हैं सेक्शन 70, जो डील करता है पेनाल्टी फॉर पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स। अगर कोई भी पर्सन जो कंप्लेंट, इंक्वायरी, रिकमेंडेशंस को हैंडल करने की ड्यूटी रखता हो, अगर उसने सेक्शन 16 का वायलेशन किया हो, तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। सेक्शन 18 डील करता है अपील से। अगर किसी पर्सन को सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 या 3 या फिर सेक्शन 14 और सेक्शन 17 के रिकमेंडेशन से डिसएग्रीमेंट है, या अगर रिकमेंडेशंस को इंक्रीमेंट नहीं किया गया है, तो उस पर्सन के पास अपील करने का राइट है। अगर किसी पर्सन को रिकमेंडेशन से प्रॉब्लम है, तो वो अपने केस को कोर्ट या ट्रिब्यूनल में ले जा सकते हैं। अगर एप्लीकेबल सर्विस रूल्स है, तो उन रूल्स के अंडर अपील की जाएगी। अगर सर्विस रूल्स नहीं है, तो एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से अपील प्रिस्क्राइब्ड मैनर में की जाएगी। अपील को 90 डेज के अंदर फाइल करना होगा रिकमेंडेशंस के मिलने के बाद। ये सेक्शन की इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी को रिकमेंडेशन से सेटिस्फाइड फील नहीं हो रहा, तो उनको या फिर जस्टिस नहीं मिल रहा, तो वो एक लीगल रेमेडी ले सके फॉर अपीलिंग अगेंस्ट द रिकमेंडेशंस। सेक्शन 19, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। इस एक्ट में एम्प्लॉयर को कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज दी गई है ताकि सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज प्रिवेंट हो सके, जिसमें से फर्स्ट ड्यूटी है सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। एम्प्लॉयर को अपने वर्कप्लेस में सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा ताकि सेक्सुअल हरासमेंट जैसे इंसिडेंट्स ना हो पाए। सेकंड, अवेयरनेस। एम्प्लॉयर को अपने वर्कप्लेस पे पीनल कॉन्सिक्वेंसेस और इंटरनल कमिटी के फॉर्मेशन डिस्प्ले करना होगा। थर्ड, वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। एम्प्लॉयर को रेगुलर वर्कशॉप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करानी होगी ताकि एम्प्लॉयज को एक्ट के प्रोविजंस के बारे में सेंसिटाइज किया जा सके।
इंटरनल कमेटी के मेंबर्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी कंडक्ट करने होंगे। फोर्थ, सपोर्ट टू कमिटीज। एम्प्लॉयर को कमेटी के नेसेसरी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी ताकि वो एफिशिएंटली कंप्लेंट्स हैंडल कर सके और इंक्वायरीज कर सके। फिफ्थ, सिक्योरिंग अटेंडेंस ऑफ रिस्पोंडेंट्स एंड विटनेसेस। एम्प्लॉयर को रिस्पोंडेंट्स और विटनेसेस को कमेटी के सामने अटेंड करने में मदद करनी होगी। सिक्स्थ, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉयर को कमेटी को जरूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी जो कंप्लेंट के रिगार्ड में जरूरी हो। सेवेंथ, असिस्टेंस फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स। अगर अग्रीव्ड वुमन चाहे और कि उसे इंडियन पीनल कोड के अंदर कंप्लेंट फाइल करनी है तो एम्प्लॉयर को उसकी हेल्प करनी होगी ये कंप्लेंट फाइल करने में। एट्थ, इनिशिएट लीगल एक्शन। एम्प्लॉयर को इंडियन पीनल कोड या किसी और रेलिवेंट लॉ के अंडर एक्शन इनिशिएट करना होगा अगर एक्यूज्ड वर्कप्लेस से रिलेटेड नहीं है और अगर वुमेन चाहती हो। नाइन्थ, सेक्सुअल हरासमेंट एज मिसकंडक्ट। एम्प्लॉयर को सेक्सुअल हरासमेंट को मिसकंडक्ट के रूप में ट्रीट करते हुए सर्विस रूल्स के अंडर एक्शन लेना होगा। 10th, मॉनिटर रिपोर्ट्स। एम्प्लॉयर को कमेटी के रिपोर्ट्स के टाइमली सबमिशन को मॉनिटर करना होगा। तो ये सारी ड्यूटीज इंश्योर करती है कि सेक्सुअल हरासमेंट का इफेक्टिव प्रिवेंशन, हैंडलिंग और रिजोल्यूशन हो सके। सेक्शन 20, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज और पावर्स है जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को हैंडल करने में मदद करते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को लोकल कमेटी द्वारा फर्निश किए गए रिपोर्ट्स की टाइमली सबमिशन को मॉनिटर करना होगा। ये इंश्योर करता है कि रिपोर्ट्स वक्त पर सबमिट हो और नेसेसरी एक्शंस लिए जाए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जरूरत के मुताबिक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को एंगेज करना होगा ताकि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन के राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। सेक्शन 21, कमिटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स। इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी जो भी एप्लीकेबल हो उनको हर साल एक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। ये रिपोर्ट प्रिस्क्राइब फॉर्म और टाइम के अकॉर्डिंग बनाई जाती है और एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सबमिट की जाती है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ये रिपोर्ट मिलने के बाद उसके ब्रीफ रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करनी होती है। सेक्शन 22, एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट। एम्प्लॉयर को अपने एनुअल रिपोर्ट में अगर कोई केस फाइल किए गए हो तो उसका नंबर और उसके डिस्पोजल स्टेटस इंक्लूड करना होता है। अगर एम्प्लॉयर के लिए ये एनुअल रिपोर्ट मैंडेटरी नहीं है बनाना जरूरी तो उसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ये केसेस और उनके स्टेटस इंटीमेट करना जरूरी होता है। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि हर लेवल पर ट्रांसपेरेंसी हो और सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस इफेक्टिवली एड्रेस किए जा रहे हैं। सेक्शन 23, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन डेटा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना होता है और डेटा मेंटेन करना होता है। ये डेटा इंक्लूड करता है द नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ इन रिलेशन टू सेक्सुअल हरासमेंट केसेस एट द वर्क प्लेस। सेक्शन 24, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू पब्लिसाइज द एक्ट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कुछ मेजर्स लेने की पावर होती है, जैसे कि पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना जिसमें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन मटेरियल डेवलप किए जाते हैं ताकि लोगों को सेक्सुअल हरासमेंट के प्रोविजंस के बारे में समझ आए, या फिर ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने की भी पावर्स होती है जो लोकल कमेटी के मेंबर्स को सेंसिटाइज कर सके या फिर सेंसिटिव ट्रेनिंग दी जा सके। सेक्शन 25, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में या वुमेन एम्प्लॉयज के हक में ये जरूरी है तो वो किसी भी एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से रिटर्न में इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। इसके अलावा वो किसी ऑफिसर को इंस्पेक्शन के लिए भी ऑथराइज कर सकते हैं। ये ऑफिसर रिकॉर्ड्स और वर्कप्लेस के इंस्पेक्शन करेंगे और अपने फाइंडिंग्स को रिपोर्ट स्पेसिफाइड पीरियड में सबमिट करेंगे। एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को इंस्पेक्शन के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट उनके पास है उन्हें डिमांड पर सबमिट करना होता है जो इंस्पेक्शन सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सेक्शन 26, पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट।
अगर एम्प्लॉयर इंटरनल कमिटी कंस्टिट्यूट नहीं करते सेक्शन 4 के अंडर, या फिर एम्प्लॉयर सेक्शन 13, 14, 22 के अंदर एक्शन नहीं लेता या फिर एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करता है, तो उन्हें फाइन लगाया जा सकता है 50,000 रुपीज तक। अगर एम्प्लॉयर पहले भी इस एक्ट के अंदर कन्विक्टेड हुआ है और वो फिर से ऑफेंस करता है, तो उसे 2 टाइम्स पनिशमेंट दी जा सकती है जो पहले कन्विक्टेड होने पर दी गई थी। लेकिन अगर कोई हायर पनिशमेंट किसी और लॉ में प्रिस्क्राइब की गई हो, तो कोर्ट उसे भी कंसिडर करेगी। इसके अलावा एम्प्लॉयर की लाइसेंस कैंसिलेशन, अप्रूवल विड्रॉल या रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन भी हो सकती है, जो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के डिसीजन पे डिपेंड करता है। बेसिकली ये सेक्शन एम्प्लॉयर्स को एनकरेज करता है कि वो एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करे, और अगर वो नेग्लिजेंट है तो उन पर पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती है जो उनकी बिजनेस एक्टिविटीज को इम्पैक्ट कर सकती है। सेक्शन 27, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट्स। कोई भी कोर्ट इस एक्ट के अंडर किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकती जब तक एग्रीव वुमेन या इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी से कंप्लेंट ना की गई हो। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास से नीचे के या फिर कहे लोअर कोर्ट्स इस एक्ट के ऑफेंस को ट्राई नहीं कर सकते। सभी ऑफेंसेस जो इस एक्ट के अंदर आते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। इसका मतलब है कि पुलिस को अरेस्ट बिना कोर्ट की परमिशन नहीं कर सकती। सेक्शन 27 इंश्योर करता है कि ऑफेंसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट ओनली प्रोसीड थ्रू प्रॉपर लीगल चैनल्स। It defines the scope of complaint and specifies which court can handle such cases, ensuring that they are taken seriously and handled at an appropriate judicial level. Section 28, 29 और 30 basically additional provisions है। जैसे Section 28, Act not in derogation of any other law। इसमें बताया गया है कि ये एक्ट किसी और लॉ के अगेंस्ट नहीं है। इस एक्ट के प्रोविजन एडिशनल है, ना कि डेरोगेटरी। मतलब अगर कोई दूसरा एप्लीकेबल लॉ है तो उससे ये एक्ट इन एडिशन, नॉट इन कॉन्ट्रडिक्शन। सेक्शन 29, पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने का अधिकार है जो इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए होंगे। ये रूल्स ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू पब्लिक होंगे। ये रूल्स स्पेसिफिक चीजों पर ही बनाए जा सकते हैं, जैसे कि फीस और अलाउंसेस फॉर द मेंबर्स ऑफ द इंटरनल कमिटी अंडर सेक्शन 7, नॉमिनेशन प्रोसेस फॉर मेंबर्स अंडर सेक्शन 7, कंप्लेंट प्रोसेस अंडर सेक्शन 9, इंक्वायरी प्रोसेस अंडर सेक्शन 11, रिलीफ रिकमेंडेशन अंडर सेक्शन 12, एक्शन पोस्ट इंक्वायरी अंडर सेक्शन 13 एंड 14, अपील प्रोसेस अंडर सेक्शन 18, वर्कशॉप एंड अवेयरनेस प्रोग्राम अंडर सेक्शन 19, एनुअल रिपोर्ट्स अंडर सेक्शन 21। हर रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी पार्लियामेंट में 30 दिन के लिए रखा जाएगा। अगर पार्लियामेंट को लगता है कि रूल में कोई चेंजेस होनी चाहिए या उसे कैंसिल किया जाना चाहिए तो वो कर सकती है। सेक्शन 30, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। These provisions ensure that the implementation and functioning of the act remains smooth and adaptable to changing circumstances, while also ensuring oversight and accountability by the government and legislature. अब हम इस एक्ट का पूरा ओवरव्यू देखते हैं जिससे हम पूरा एक्ट वापस से रिवाइज कर सके। इस एक्ट का मेन पर्पस है वुमेन को सेफ रखना और उनके लिए एक प्रोसेस बनाना जब उन्हें वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट का सामना हो। एक्ट की शुरुआत होती है सेक्शन 1 से, जिसमें बताया गया है कि ये एक्ट कैसे इम्प्लीमेंट होगा। ये एक्ट हर एक वर्कप्लेस पर लागू होता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो या इन्फॉर्मल सेक्टर। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस बताई गई है। सेक्शन 4 में बात होती है इंटरनल कमिटी की। अगर किसी वर्कप्लेस में 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज है तो इंटरनल कमिटी बनाना जरूरी है। ये कमेटी सेक्सुअल हरासमेंट के कंप्लेंट्स को हैंडल करती है। अगर वर्कप्लेस छोटा है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेक्शन 5 के अंडर लोकल कमेटी बनाई जाती है। अब बात करते हैं कंप्लेंट फाइल करने की प्रोसेस के बारे में। सेक्शन 9 कहता है कि कोई भी वुमेन जो सेक्सुअल हरासमेंट से विक्टिम है वो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी के पास अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। ये प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल है ताकि वुमेन की डिग्निटी को हार्म ना हो। कंप्लेंट फाइल करने के बाद इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है अंडर सेक्शन 11।
अगर दोनों पार्टीज एमिकेबली रिसॉल्व करना चाहती है तो कंसिलेशन का ऑप्शन भी दे रखा है। अगर केस सीरियस है तो फॉर्मल इंक्वायरी की जाती है। सेक्शन 13 में हमें रिलीव्स बताए गए हैं कि क्या क्या रिलीव्स दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर कंप्लेंट फॉल्स या मैलिशियस निकली तो सेक्शन 14 के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले को पनिशमेंट मिल सकती है। एक्ट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी। सेक्शन 16 क्लियरली कहता है कि कंप्लेंट या इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स के डिटेल्स को पब्लिक या मीडिया के सामने पब्लिश नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये डिस्क्लोज करता है तो सेक्शन 17 में उसके लिए पेनल्टी का प्रोविजन है। सेक्शन 19 में एम्प्लॉयर की ड्यूटीज बताई गई है। एम्प्लॉयर को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है जिसमें एम्प्लॉयज को अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करने होते हैं। अगर किसी को इंटरनल कमिटी के रिकमेंडेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो सेक्शन 18 के अंदर वो अपील कर सकता है। अगर रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है तो भी अपील की जा सकती है। इससे इंश्योर होता है कि जस्टिस मिले। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सेक्शन 22 में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो रिपोर्ट्स मॉनिटर करे जो इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी से आती है। अगर एम्प्लॉयर एक्ट को फॉलो नहीं करते तो सेक्शन 26 में उनको फाइन का लगाने का भी प्रोविजन मेंशन्ड है। अब बात करते हैं मॉनिटरिंग की। सेक्शन 23 में कहा गया है कि गवर्नमेंट को एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना होगा और अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाने होंगे। सेक्शन 29 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की पावर दी गई है जिससे एक्ट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके। तो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट का मेन पर्पस है हर वुमेन को अपने वर्कप्लेस पर सेफ रखना। ये एक्ट ना सिर्फ कंप्लेंट को हैंडल करता है बल्कि एक प्रिवेंशन मैकेनिज्म भी देता है। एम्प्लॉयर्स को ड्यूटी है कि वो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे और एम्प्लॉयज को एजुकेट करे। अगर कोई वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट की विक्टिम होती है तो उसके पास लीगल रिसोर्स है और एम्प्लॉयर को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए गए हैं ताकि वो अपने वर्कप्लेस को हरासमेंट फ्री बना सके। ये एक्ट वुमेन एम्पावरमेंट और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है जिससे वर्कप्लेसेस अक्रॉस इंडिया में वुमेन को अपने राइट्स और सेफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिलता है।